नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएमएस आईक्यू स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अतः आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहें, सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें, समझें और याद करें। दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगामी रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, पेनिसिलिन क्या है? बतानिए दोस्तों कि पेनिसिलिन क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कवक। जी हाँ दोस्तों, पेनिसिलिन क्या है तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। पेनिसिलिन एक कवक है यानी कि फंगस है। आप लोग याद रखेंगे पेनिसिलिन क्या है, फंगस है यानी कि कवक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से किसे नहीं हटाया जा सकता है? बतानिए दोस्तों कि संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा इनमें से किसे नहीं हटाया जा सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, महाभियोग प्रक्रिया से प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों, बतानी है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 23 जून 1757 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। आप सभी को दोस्तों बता दें कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध हुआ था। आप लोग याद रखेंगे किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 23 जून 1757 ईस्वी को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? बतानिए दोस्तों कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अप्रैल 2002। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अप्रैल 2002 ईस्वी में भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया गया था। आप लोग याद रखेंगे कब? तो अप्रैल 2002 में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, बतानी है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा 28 फरवरी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया जनित रोग है। बतानिए दोस्तों कि डिप्थीरिया नामक जो रोग होता है वो किससे होता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जीवाणु से। जी हाँ दोस्तों, डिप्थीरिया किससे होता है? तो आप लोग याद रखेंगे बैक्टीरिया से होने वाला यह रोग है। आप लोग दोस्तों याद रखेंगे कि यह रोग श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, डिप्थीरिया किससे प्रभावित करता है? तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। जीवाणु से होने वाला यह रोग है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस तापमान को मनुष्य शरीर के लिए सामान्य माना जाता है? बतानिए दोस्तों कि इनमें से किस तापमान को हमारे शरीर के लिए क्या माना जाता है? सामान्य माना जाता है। यानी कि सामान्य तापमान क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जी हाँ दोस्तों, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे शरीर के लिए सामान्य तापमान माना जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज किस देश में है? बतानिए दोस्तों कि वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज किस देश में है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा चीन में है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज किस देश में है? तो आप लोग याद रखेंगे चीन में है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम ई बिजनेस अखबार कौन सा है? बतानिए दोस्तों कि भारत का प्रथम ई बिजनेस अखबार का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, भारत का प्रथम ई बिजनेस अखबार है। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा फाइनेंशियल एक्सप्रेस।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा किला किस राज्य में है? बतानी है दोस्तों कि गोलकुंडा किला किस राज्य में है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना में है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। गोलकुंडा किला किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे तेलंगाना में, हैदराबाद के पास। जी हाँ दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे गोलकुंडा किला कहाँ है? तो तेलंगाना में, हैदराबाद के पास स्थित है। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्वचा का रंग प्रदान करने वाला वर्णक निम्न में से है। बताने हैं दोस्तों कि इनमें से किस वर्णक के कारण हमारे त्वचा का जो रंग है वो प्रदान होता है, यानी कि त्वचा का रंग प्रदान करने वाला वर्णक का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा मेलानिन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। मेलानिन दोस्तों वर्णक है जो त्वचा का रंग प्रदान करता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी मेलानिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बतानिए दोस्तों कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे 12 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? बतानिए दोस्तों कि सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसका मुख्य कारण क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे नाभिकीय संलयन होता है दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुपोषण से शरीर में किसकी कमी की मात्रा ज़्यादा होती है? बताइए दोस्तों कि जब किसी व्यक्ति को कुपोषण हो जाता है तो उसके शरीर में किसकी कमी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, या यूँ कहें दोस्तों कि कुपोषण किसकी कमी से होता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण। जी हाँ दोस्तों, शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण क्या हो जाता है? कुपोषण हो जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी प्रोटीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में एक रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों कि हड्डियों और दांतों में एक रासायनिक पदार्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, जो हड्डियों और दांतों में एक रासायनिक जो पदार्थ विद्यमान रहता है उस रासायनिक पदार्थ का नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, कैल्शियम फॉस्फेट, जो दांतों और हड्डियों में विद्यमान रहता है, मौजूद रहता है। क्या नाम है? कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए किस प्रकार के विधि को अपनाया जाता है? दोस्तों बताने हैं कि समुद्र के पानी से नमक निकालने का जो प्रक्रिया है वो किस प्रक्रिया से समुद्र के पानी से नमक निकाला जाता है, उस विधि को क्या कहते हैं, क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे वाष्पीकरण के माध्यम से समुद्र के पानी से नमक निकाला जाता है। ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, वाष्पीकरण के माध्यम से समुद्र के पानी से नमक निकाला जाता है, वाष्पीकरण विधि के माध्यम से। ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भारतीय भाषाओं में छपा होता है? बताइए दोस्तों कि जो भारतीय नोट होते हैं उस नोट पर जो मूल्य होता है उस मूल्य को कितनी भाषाओं में दोस्तों क्या किया होता है? छपा गया होता है। आप लोग याद रखेंगे, बताइए कि कितने भाषाओं में छपा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा 15 भाषाओं में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारतीय करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भारतीय भाषाओं में छपा होता है? तो कुल 15 भारतीय भाषाओं में छपा होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेलीफोन का जो संबंध केबल से है तो वाईफाई का संबंध किससे होगा? दोस्तों विकल्प आप लोगों के सामने है, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इस रीजनिंग का
क्या सही उत्तर होगा? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों बतानी है कि विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे 1 दिसंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतारोही संस्थान कहाँ स्थित है? बतानी है दोस्तों कि हिमालय पर्वतारोही संस्थान कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दार्जिलिंग में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। हिमालय पर्वतारोही संस्थान कहाँ स्थित है? तो दार्जिलिंग में स्थित है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। दार्जिलिंग कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों है, और यहाँ पे हिमालय पर्वतारोही संस्थान स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल के हिमीकरण होने पर इसके तापमान में क्या परिवर्तन होता है? बतानिए दोस्तों कि जब जल हिमीकरण होता है, जल का हिमीकरण होता है, तो उसके तापमान में क्या परिवर्तन होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, अपरिवर्तित रहता है। जी हाँ दोस्तों, जब जल का हिमीकरण होता है तो उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित होता है, अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि बादलों की दिशा और गति मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे उसे नेफ्रोस्कोप कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी नेफ्रोस्कोप कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे बादलों की दिशा एवं गति मापने वाले यंत्र को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बतानिए दोस्तों कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर से एक अजीब तरह की दुर्गंध आती है, इस दुर्गंध का कारण क्या है? बतानिए दोस्तों कि ब्लीचिंग पाउडर से एक अजीब तरह की क्या आती है? स्मेल आती है। बतानी है कि उस स्मेल का क्या कारण है, उस दुर्गंध का क्या कारण है। तो आप लोग याद रखेंगे ब्लीचिंग पाउडर में दोस्तों क्लोरीन होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है और इसी की वजह से दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर से दुर्गंध आती है। ऑप्शन है हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन है आप लोग याद रखेंगे क्लोरीन। जी हाँ दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन की वजह से क्या आती है? एक दुर्गंध आती है। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है? देखिए दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि गरीब सवर्णों को यानी कि जनरल कैटेगरी वालों को 10% आरक्षण देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन करके दोस्तों गरीब सवर्णों को क्या किया गया है? 10% आरक्षण दिया गया है। आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में दोस्तों संशोधन करके। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोस्चराइजेशन का क्या मतलब होता है? दोस्तों बतानी है कि पोस्चराइजेशन का मतलब क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक दूध अथवा जल को गर्म करना। जी हाँ दोस्तों, 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक दूध अथवा जल को गर्म करने की प्रक्रिया को पोस्चराइजेशन कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक दूध अथवा जल को गर्म करना, इसे पोस्चराइजेशन कहा जाता है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि पोस्चराइजेशन की खोज लुई पास्चर ने की थी। आप लोग याद रखेंगे लुई पास्चर ने पोस्चराइजेशन की खोज की थी। आप लोग याद रखेंगे। आप सभी को दोस्तों बता दें कि दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
ये भी आप लोग याद रखेंगे। दूध को अधिक दिन तक सुरक्षित रखने के लिए जो दोस्तों पैकेट वाला दूध आता है, आप लोग देखे होंगे अमूल कंपनी का या जो भी जितने भी पैकेट वाले दूध हैं दोस्तों, वो सभी को पोस्चराइजेशन करके रखा जाता है। क्यों? ताकि वो अधिक दिनों तक सुरक्षित रहे। 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक दूध अथवा जल को गर्म करना, उसे क्या कहा जाता है? पोस्चराइजेशन कहा जाता है। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और दोस्तों अच्छे से आप लोग याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप लोगों से एक और वीडियो में मैं जल्द मिलूंगा। तब तक आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइए इसी तरह का प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।